हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बाजार के लिए दो मेजर ट्रिगर्स, आरबीआई पॉलिसी और सीज फायर, और उसके बाद भारतीय बाजार में धुआंधार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में गजब की तेजी आती हुई दिखाई दी है। ग्लोबल मार्केट से जो इंडिकेशन मिल रहे थे वो भारतीय बाजार ने पूरी तरीके से ऑब्जर्व किए और थम्स अप दे दिया है मिडिल ईस्ट की टेंशंस में हो रहे सीज फायर को। भले ही टेम्पररी सीज फायर है, बाजार को एक डर भी है कि कहीं ये सीज फायर वाले बयान से ट्रंप पलट ना जाए, लेकिन फिलहाल बाजार ने कहा है कि कम से कम आज तो जश्न मना लेना चाहिए, क्योंकि देखिए रुपया मजबूत है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो तेजी आती हुई दिखाई दी है। शेयर मार्केट को ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे और क्रूड का नीचे जाना तो काफी ज्यादा भाग गया, और उसके बाद बाजार में जो तेजी आई है उसके ऊपर अगर नजर डाल लें तो आज पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 2000 से ज्यादा बढ़त के साथ क्लोजिंग देकर के गया है, 2000 अंकों से ज्यादा। निफ्टी की बात करेंगे तो लगभग 900 अंकों की तेजी दिखा करके क्लोजिंग देकर के गया है 23,997 के स्तर पे। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 4% की बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 55,703 के स्तर पर कारोबार बंद हुआ, 2,987 पॉइंट, लगभग 3,000 अंकों की बढ़त के साथ, यानी लगभग 6% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। गेनर्स और लूजर्स के ऊपर आप नजर डालेंगे तो पोर्टफोलियो बार बार देखने का मन करेगा, लेकिन गोल्ड और सिल्वर मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, शेयर बाजार के ऊपर कितना डिपेंडेंट होना चाहिए, क्या जो करेंसी अपडेट आई है या क्रूड अपडेट आई है ये लंबे समय तक टिकने वाली है, समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे के लिए मार्केट का आउटलुक क्या है। हमारे साथ एज मार्केट एक्सपर्ट हर्षल दसानी जी है यहाँ पर। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अरुणिमा। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? बताइए। I'm good, sir, and I believe you are also happy looking at the markets today, the global as well as the Indian markets. वेरी हैप्पी। बहुत टाइम बाद इतना अच्छा ग्रीन शूट देखने मिला है, वेरी हैप्पी। एंड खाली मार्केट्स नहीं, आज आपने जैसे मेंशन किया गोल्ड सिल्वर एवरी सेक्टर, अगर आज आप देखेंगे तो इट वाज नॉट सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग के क्रूड ऑयल से जो स्टॉक्स को फायदा हो रहा है उनमें बाइंग हो रही है, या यूएसडी आईएनआर के वीक होने से आईटी या फार्मा में बाइंग हो रही है। आज आपने देखा कि ओवरऑल इट वाज अ ब्रॉड मार्केट बेस्ड बाइंग। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स आई थिंक 4% ऊपर है, बैंक निफ्टी स्पेक्टेक्युलर 5-5.5% की तेजी के साथ ऊपर है। और अगर आप उसी के साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो इस मार्केट में जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया था, अगर आप आज निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी तो 10% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। बट जो मेजर प्रॉब्लम थी वो स्मॉल कैप इंडेक्स में थी। आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 20% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे था। तो आज आज आपने जो बाइंग देखा इट वाज मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक सेक्टर, एवरी सेक्टर वाज आउट परफॉर्मिंग, क्योंकि एक बहुत अननेसेसरी प्रेशर आ चुका था इंडियन मार्केट्स पे। और अब आज सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं, आई थिंक आज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स वर परफॉर्मिंग वेरी अमेजिंग। अगर आप कोरिया की मार्केट देखेंगे तो कोरिया की मार्केट आई थिंक 7% ऊपर है, जापान अभी 5.5% से ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप चेक करेंगे तो ताइवान का मार्केट आई थिंक 3% ऊपर है। सिमिलरली यूएस आई थिंक अभी जो मार्केट्स खुलेंगे 2 से 2.5% के गैप अप पे खुलने की तैयारी है। और सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है, अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड आई थिंक अभी $94 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीफ दैट द मार्केट वांटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीफ। आई थिंक जब भी हमने बात की है, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक क्रूड जब तक $100 के ऊपर है तब तक मार्केट बहुत बेरिश है, क्योंकि इंडिया बीइंग वेरी डिपेंडेंट ऑन क्रूड, तो $100 के ऊपर अपने फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। एंड सेकेंडली एक इन्फ्लेशन का प्रेशर बनते जाएगा। जैसे ही आई थिंक क्रूड ऑयल $100 के नीचे आ गया, 90 से 100 के बीच में मार्केट्स हैव एंटर्ड इनटू अ न्यूट्रल जोन। जो ओवर सेल ऑफ हो चुका था आज वो थोड़ा रिकवर हो चुका है। एंड नाउ वंस इट गोज बिलो द 90 जोन, दैट इज व्हेन यू विल सी अ ब्रॉड मार्केट बेस्ड रैली जो टिकेगी, जो आपको 4-5 दिन फॉलो अप अच्छी बाइंग आते हुए दिखेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन बाइंग आ गई और अगले दिन वापस बिक गया। तो जब तक क्रूड $90 के नीचे नहीं आता है तब तक आपको मैड बाइंग नहीं दिखेंगे। आज एक रिलीफ रैली थी विच एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर।
ओके, बट स्टिल जैसा कि अभी आपने कहा है सर कि वैल्यूएशंस जो हैं वो निफ्टी की आपने बात करी कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है, यानी बाजार तो सस्ता है इस समय, वैल्यूएशंस अभी भी काफी अच्छे दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं भारतीय बाजार के। और यहाँ पर सवाल ये कि जब सब कुछ स्टेबल हो गया है, रुपया भी मजबूत होता जा रहा है, सोने चांदी में बढ़त दिख रही है, भारतीय बाजार भी अब रिकवरी की तरफ आ रहा है, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बॉटम ऑलरेडी बन चुका है, यहां से रिकवरी आ सकती है, तो क्या विदेशी निवेशकों का ध्यान जाएगा, अब एफआईआईज लौटेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि बाजार को तेजी देने के लिए ट्रिगर्स बहुत थे, लेकिन तेजी संभालने के लिए एक मेजर ट्रिगर अभी भी मिसिंग है, वो है विदेशी निवेशक। एब्सोल्युटली, आई थिंक के अब मार्केट्स आर वेरी डिस्काउंटेड। अगर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं कि कैसे मार्केट्स अपने इंडियन मार्केट्स डिस्काउंट है, सितंबर 2024 वाज द डेट व्हेन इंडियन मार्केट्स मेड देयर ऑल टाइम हाई। ओके, सितंबर 2024 से अगर मैं आज कंपेयर करूं तो कोरिया का मार्केट 100% ऊपर है, जापान 50% ऊपर है, ताइवान 60% ऊपर है, नैस्डैक 20% ऊपर है। और जो जो ये मैं फिगर्स बोल रहा हूँ, इट्स आर आफ्टर द ईरान वॉर के फॉल के बाद ये लोग इतने ऊपर है। पाकिस्तान का मार्केट KSE 100 इज अप बाय 90%। और अगर मैं आपको इंडियन मार्केट का पर्सपेक्टिव दूं आज का फॉल निकाल के, तो इंडियन मार्केट्स निफ्टी 10% नीचे, मिड कैप 10% नीचे और स्मॉल कैप 20% नीचे। तो इंडियन मार्केट्स पहले तो सितंबर 2024 से दूसरे ग्लोबल मार्केट्स के जैसे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एंड साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स ने प्राइस करेक्शन तो लिया ही, साथ में टाइम करेक्शन भी लिया। सो ओवरऑल आई थिंक दैट इंडियन मार्केट्स आर रेडी फॉर अ ग्रैंड स्लैम रन। अगर एफआईआई अब देखेंगे मार्केट को, तो इंडियन मार्केट्स दुनिया की दूसरी मार्केट से काफी चीप भाव पे अवेलेबल है। सबसे गोल्डन पॉइंट जो अभी देखने जैसा है वो है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर 95 है। अगर आज आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स आज कूल ऑफ होकर 98 आ चुका है। सो अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट 3 साल में, तो 3 साल में डॉलर इंडेक्स इज बेसिकली डॉलर वर्सेस 7 करेंसी, जिसमें आपकी यूरोप की करेंसीज आ गई, जापानीज करेंसीज आ गई, करेक्ट। डॉलर इंडेक्स पूरी दुनिया के सामने 10% डाउन है पिछले 3 साल में। और ये दुनिया के दूसरे जो देश है वो कौन से देश है? यूरोप, जिसके अंदर इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं। सो अगर आप देखेंगे ऐसी कंट्रीज के सामने डॉलर इंडेक्स 10% डाउन है, मतलब डॉलर वीक होते जा रहे हैं। और इंडिया विच इज ग्रोइंग एट 7%, उसके सामने डॉलर इज अप बाय अराउंड व्हाट 12%। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये एक, आप कहिए, एक अनसर्टेनिटी जो अराउंड थी कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील साइन होगा होगा होगा, उस अनसर्टेनिटी के बेसिस पे और जो क्रूड ऑयल में स्पाइक हुआ उसके बेसिस पे यूएसडी आईएनआर शॉट अप टू 95। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। अगर आप यूएसडी आईएनआर को दुनिया की दूसरी करेंसी से कंपेयर करेंगे तो 15% का गैप आ गया। तो आज अगर कोई एफआईआई 95 पे एट 90, अभी तो 92 आ गया, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ करेक्शन, बट इवन इफ यू पुट एट 92, अगर आप देखेंगे कल जाके जब रूपी स्ट्रांग होगा, वंस द यूएसडी आईएनआर कूल्स ऑफ आफ्टर द इंडिया यूएस ट्रेड डील हैपन, तो एफआईआई को जो डर होता है कि यार यूएसडी आईएनआर डेप्रिशिएट होते जाते हैं, 3 साल बाद हम रिटर्न तो बना लेंगे, बट जब हम डॉलर में लेके जाते हैं तो वो डेप्रिशिएट हो जाता है। तो उनको डर नहीं है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर ऑलरेडी काफी एलिवेटेड लेवल्स पे। आज इफ दे पुट मनी फॉर एवरी डॉलर दे आर गेटिंग 92 रुपीज इन इंडिया। जब प्रोबेबली अगले 3 साल बाद यहाँ से कन्वर्ट करके जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अगले 3 साल में यूएसडी आईएनआर में कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है। सो आंसरिंग योर क्वेश्चंस, अगर एफआईआई को पैसा डालना है और अगर रेकलेस सेलिंग रुकता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स फॉर एफआईआई टू कम इन, बिकॉज को $1 के सामने 92 रुपीज मिल रहा है टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो आई थिंक एफआईआई बाइंग should resume very soon. आपको आई थिंक ग्रीन शूट्स इसमें आना चालू हो जाएंगे एफआईआई बाइंग में। एंड वन प्रॉब्लम इज द टैक्सेशन इन इंडिया। जब तक टैक्सेशन वाला प्रॉब्लम फंडामेंटली कोर बेस पे सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक एफआईआई थोड़ा कॉशियस ही रहेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक द ग्राउंड इज रेडी फॉर एफआईआई टू कम इन। ग्लोबल मार्केट से काफी सस्ता है अभी। जी, क्रूड का नीचे आना एक बहुत बड़ा ट्रिगर था भारतीय रुपए के लिए, तो था ही। बाजार ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे सिनारियो को थम्स अप दिया ही है, जिस तरीके से हमने आज रैली आती हुई देखी भारतीय बाजार में। लेकिन क्या क्रूड के नीचे आने से एनर्जी स्टॉक्स के ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है? क्या ये ट्रिगर बाजार में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है एनर्जी काउंटर्स पर? आपको क्या लगता है? नहीं, ओवरऑल आई थिंक कि यस, क्रूड के नीचे आने से अगर आप देखेंगे तो जो एनर्जी काउंटर्स है स्पेसिफिकली, जिन्होंने एक बहुत अच्छा रन अप दिया था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्रूड ऑयल ऊपर है तो उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाएगा। बट कहीं ना कहीं मार्केट को ये चीज पता थी कि दिस इज अ सप्लाई साइड क्रूड प्रॉब्लम, ये कोई डिमांड साइड प्रॉब्लम नहीं थी। जब डिमांड साइड क्रूड प्रॉब्लम होती है तब क्या होता है कि लोगों को पता है कि क्रूड का डिमांड बढ़ गया है, उसकी सप्लाई नहीं है, तो लोग उसके ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से
जो उनके ऑल्टरनेटिव स्टॉक्स है उसमें एक लॉन्ग टर्म रैली आ जाती, बट ओवरऑल ये एक सप्लाई साइड प्रॉब्लम था। लोगों को पता है कि ये जो फॉल है मे बी 2 महीने के बदले 4 महीने चलेगा, 4 महीने के बदले 5 महीने चलेगा, बट एवरीबडी न्यू दैट हर के क्रूड अवेलेबल है, बस एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अवेलेबल नहीं है। 5-6 महीने में जब सॉल्व हो जाएगी तो ये क्रूड वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। तो हाँ, एनर्जी स्टॉक्स में जो बाइंग आई थी इनमें एक थोड़ी बहुत सेलिंग आपको दिखेगी, बट ओवरऑल एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया हैव अ रिन्यूएबल, स्पेसिफिकली एनर्जी स्टॉक्स इन इंडिया हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे हर एक कंट्री को दिस इज अ लेसन, दिस वॉर वाज अ लेसन फॉर इंडिया आल्सो, कि कभी भी ऐसी वॉर सिचुएशंस ट्रिगर हो सकती है। कभी हमें नहीं पता होगा कि कब कौन सा कंट्री किसी पे आ जाए और हमारी उसके ऊपर क्या डिपेंडेंस है, स्पेसिफिकली ऑयल, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया भी ये वॉर के बाद एक लेसन लर्न करके इट विल मूव टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए आपने देखा कि तो वारी इनके लिए गवर्नमेंट ने, सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स अनाउंस की है। सो सिमिलरली क्रूड ऑयल से जो डिपेंडेंस है इन लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज द गोल ऑफ आवर कंट्री। तो इन स्टॉक्स को अगर आप लॉन्ग टर्म के तरीके से देखेंगे तो अभी अगर इनमें कुछ डिप आए, एनर्जी स्टॉक्स आर गोइंग टू बी नंबर वन, बिकॉज एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया। हम आज मैन्युफैक्चर नहीं करते पर अगले 5 साल में तो करेंगे, तो इनकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन। एनी डिप बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर इज ऑलवेज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। जी सर, एक और ट्रिगर सीज फायर के अलावा वो थी आरबीआई पॉलिसी। हमने शुरुआत में ही जिक्र किया इसका। आरबीआई की पॉलिसी से रेपो रेट तो अनचेंज्ड ही रहा है एज एक्सपेक्टेड। बाजार को भी यही एक्सपेक्टेशन थी, रेट हाइक का डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद यही लगा के बैठे थे कि अगर अनचेंज रहे तो ज्यादा बेहतर है। 5.25% पे अनचेंज रहा। लेकिन दो बड़े ट्रिगर्स और सर, इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को बढ़ाया है आरबीआई ने, न्यूट्रल स्टांस रखा है और जीडीपी फोरकास्ट को घटा दिया है, 6.9% कर दिया है। 7+ % था वो 6.8-6.9% के अराउंड कर दिया। बाजार इसको कैसे ले रहा है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बाजार को लेकर के ये सिर्फ सीज फायर की खुशी थी? मेजरली ये पूछना चाहती हूं कि आज की रैली सिर्फ खुशी थी और लॉन्ग टर्म में बाजार वॉलेटाइल हो जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बाजार के ऊपर रहेगा? आई थिंक अगर आप आरबीआई और फेड को कंपेयर करें, आरबीआई हैज हैंडल्ड द इन्फ्लेशन सिचुएशन अमेजिंग। अगर आप देखेंगे तो फेड ने रेट कट करना शुरू जल्दी कर दिया था, आरबीआई ने अपना टाइम लिया रेट कट करने के पहले। सिमिलरली अगर आप आज देखेंगे तो आरबीआई ने आज रेट चेंज नहीं किया, बट मार्केट हैज चीयर्ड द, मार्केट ने बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया रेट कम नहीं करना, बिकॉज आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि हमारे लिए कैलेंडर को फॉलो करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसके बेसिस पे जो स्टेप्स लेने हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स ओवर द लॉन्ग टर्म। आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का आपने बात किया, राइट, इन्फ्लेशन 4.6% से उन्होंने टारगेट चेंज कर दी एंड द कोर इन्फ्लेशन इज 4.4%। तो आप देखेंगे रेट कट इज ऑलवेज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, बिकॉज रेट कट के बाद सस्ता पैसा अवेलेबल हो जाता है जिसके वजह से ग्रोथ तो फ्यूल हो ही जाता है, बट इसके साथ साथ इन्फ्लेशन विच इज द बिगर प्रॉब्लम साथ में शूट अप हो जाता है। सो आरबीआई ग्रोथ और इन्फ्लेशन को दोनों को साथ में मैनेज करके चलना है। आरबीआई इज ओके कि इंडिया की ग्रोथ 6.9% पे रहे, बट आरबीआई को नहीं चाहिए कि 4.6 या 4.4% के ऊपर इन्फ्लेशन शूट अप हो जाए, बिकॉज इन्फ्लेशन को सॉल्व करना एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ग्रोथ से, बिकॉज ग्रोथ कैन स्टिल बी मैनेज्ड। आप रेट कट कर दीजिए, ग्रोथ मैनेज हो जाएगा, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया इन्फ्लेशन इज अ बिगर प्रॉब्लम देन ग्रोथ। तो आरबीआई ने जो आज स्टांस लिया है, मार्केट को यही चाहिए था कि ना आरबीआई एकदम पैनिक मोड में आके रेट हाइक की बात चालू कर दे, ना ही आरबीआई एकदम लूज मोड में आके रेट कट कर दे जिसकी वजह से ग्रोथ तो संभल जाएगी बट इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम बन के सर पे ना जाए। आरबीआई हैज मैनेज्ड इट फैंटास्टिकली। जो उनका स्पीच था, जो उन्होंने कमेंट्री दी है, इट वाज अमेजिंग। दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी कामली एंड आई थिंक ओवरऑल मार्केट्स ने इसको सराहा ही है। आज जो आपने मूव देखा, ये सीज फायर का तो मूव था ही, बट साथ में एक अमेजिंग आरबीआई की पॉलिसी का भी मूव था। आई थिंक द मार्केट्स आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नाउ। जी सर, एक स्टॉक था आज बाजार में, एक स्टॉक क्या बल्कि एक ग्रुप है, अडानी ग्रुप, जिसको हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बाजार में जब कोई मूवमेंट होता है अडानी ग्रुप में तो बाजार भी थोड़ा सहम जाता है अगर वो नेगेटिव की साइड जाए। लेकिन आज जो मूव आया है अडानी के स्टॉक्स में वो बेहतरीन मूव था। मैं एक बार अडानी के स्टॉक्स में जो मूव आया है वो भी बता देती हूँ। अडानी ग्रीन एनर्जी आज बहुत तेजी से उछलता दिखाई दिया, लगभग 12% ये
स्टॉक चढ़ गया है, 1035 रुपए पर इस समय ट्रेड कर रहा है। और दूसरे अडानी के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी है। अडानी एंटरप्राइजेस जो मेजर स्टॉक है जिसमें बाजार में जो है हलचल पैदा करता है, वो भी लगभग 9.25% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा था। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5.25% तक उछलता नजर आया। अडानी पावर जो है वो लगभग 4% के आसपास की बढ़त दिखाता नजर आया। एक बार अपडेट बताते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप में ये मूवमेंट जो हुआ है वो हुआ क्यों है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला आ गया था, सुबह ही आ गया था, बाजार खुलते समय ही ये न्यूज आ गई थी और उसके बाद से अडानी के स्टॉक्स बहुत तेजी से चढ़ने लगे। फैसला ये है कि अमेरिका की अदालत ने, न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वाले केस में जो बहुत समय से चल रहा था अडानी ग्रुप के ऊपर, उसमें गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी की एक अहम मांग स्वीकार की है। मांग ये कि कोर्ट ने प्री मोशन कॉन्फ्रेंस की इजाजत दे दी है। इसका मतलब थोड़ा आसान भाषा में बता देती हूं, केस को खारिज करने से पहले की जो सुनवाई होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। ये गौतम अडानी और उनके भतीजे की जो थी वो मांग थी कि इस केस को खारिज करने से पहले उनकी सुनवाई एक्सेप्ट की जाए, मौका दिया जाए उनको। अब इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में शुरुआती कारोबारी सत्र में ही 10 से 13% की तेजी आई थी। सर, अडानी ग्रुप न्यूज फ्लो पर काफी तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन ये स्टॉक दबाव में भी बहुत तेजी से आता है। आज जो रैली आई है, सवाल ये कि ये रैली लॉन्ग टर्म रहेगी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस होने की सलाह है? आई टेल यू इन अ वेरी नाइस वे, अडानी का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जैसे पीएसयू डिफेंस था, पीएसयू डिफेंस को लास्ट 1-1.5 साल में मैक्सिम वैल्यूएशंस पे लेके चले गए, बट उनके फंडामेंटल्स अभी तक वो वैल्यूएशन पे पहुंच नहीं पाए। इसलिए अगर आप आज भी देखते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है या फिर प्रोबेबली कोई वॉर हो जाती है, डिफेंस में एक उछाल तो आता है बट वो टिक नहीं पाता, वो सोल्ड ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके वैल्यूएशंस तक, आज तक उनके फंडामेंटल्स उनके वैल्यूएशंस तक पहुंच नहीं पाए, और जब तक नहीं होता है तब तक ऑन एनी न्यूज वो जितना भी ऊपर चले जाए वो वापस सोल्ड ऑफ हो ही जाने वाले। अडानी में यही प्रॉब्लम था, अडानी के वैल्यूएशंस वर टेकन ऑफ टू एन एक्सटेंट कि उनकी कंपनी 500-600 के पी पे ट्रेड कर रही थी। वेल, दिस इज एक्सेप्टेबल। जब उनकी उतनी मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी तो ये इतने पी वैल्यूएशंस पे उनका ट्रेड होना बनता भी। बट द बिगर प्रॉब्लम वाज, जब से ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उनके बाद तो उनका एक नेगेटिव पब्लिसिटी हुआ जिसकी वजह से वो एक मैड सेल ऑफ आ गया। एंड नाउ फॉर द लास्ट 2-3 इयर्स आप देखेंगे तो अडानी के स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट नहीं है, वो अपने वही साइडवेज जोन में है, एक्सेप्ट अडानी पावर इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल। बट उसको छोड़ के अगर आप देखेंगे तो जो अडानी गैस है, एनर्जी है, वो अपने एक बड़े फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में थे, बट इनके फंडामेंटल्स वो स्लोली एंड स्टेडीली पिकिंग अप। जब अडानी के फंडामेंटल्स इतने थे और उनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे तब लोगों को अडानी लेना था। आज जब अडानी के वैल्यूएशंस ठीक होते जा रहे और उनके फंडामेंटल्स पिकअप होते जा रहे, तब अडानी नोबडी वांट्स टू बाय। आई थिंक अडानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अडानी में कल जाके एक मल्टी बैगर मूव आना चालू हो जाएगा और यहाँ से वो 5 गुना हो जाएंगे, बट आई थिंक दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, बिकॉज ऑफ मैसिव नेगेटिव न्यूज फ्लो, एक बहुत अच्छे वैल्यू जोन में, और अगर आप सिर्फ वॉल्यूम ऑन करके चेक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी मैसिव डिलीवरीज आर बिल्डिंग अप इन अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, जबकि वो एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है। सो आई थिंक दैट इन द नियर फ्यूचर अडानी इज डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ बुक, उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन पिकअप होते जा रहा है, उनके वैल्यूएशंस जो हो चुके थे वो सबड्यूड होना चालू हो गए एंड दे आर रेडी। बस एक दो पॉजिटिव ट्रिगर न्यूज की जरूरत है। आई डोंट नो इफ दिस न्यूज विल एक्ट एज दैट पॉजिटिव ट्रिगर के लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से अडानी शुरू हो जाए, या प्रोबेबली सम अनदर न्यूज, बट एनी पॉजिटिव न्यूज अडानी बस वो एक फिराक में कि कोई एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज और एक डेवलपमेंट आ जाए एंड वापस अडानी स्टॉक विल बी इन दैट मैसिव बुल जोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 5-6 गुना वाला मूव आएगा जो 2020-21 में आया था, बट आई थिंक अडानी काफी टाइम से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, काफी टाइम से उनके फंडामेंटल्स बेटर होते जा रहे हैं एंड यू हैव टू स्टिल बी वेरी पिकी। आप अडानी का कोई भी रैंडम स्टॉक ले ले और एक्सपेक्ट करें कि इसके अंदर मूव आएगा, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अडानी स्टॉक्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। आप आज अडानी पावर को देखेंगे तो वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इवन आफ्टर द मैसिव ईरान इजराइल वॉर, इवन आफ्टर द मैसिव करेक्शन दैट हैज बीन देयर सिंस सितंबर 2024। सो ओवरऑल आई थिंक अडानी आल्सो हैज वैल्यू, बट यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। जिनकी बुक्स बन रही है वो आप लीजिए, जिनकी बुक्स नहीं बन रही उनसे आप दूर रहिए।
जी, एक आखिरी सवाल हर्षल आपसे। अभी तक बाजार गिर रहा था, हम पूछ रहे थे कहाँ जाएं, पैसे कहाँ बचाएं, कैसे पैसे लगाएं और क्या बाय ऑन डिप करें। लेकिन आज बाजार ने जो रैली दिखाई है, अगर वो रैली कंटिन्यू रहती है, हालांकि 800-900 पॉइंट निफ्टी आगे भी कंटिन्यू रहे, वो अभी निवेशक इतने डरे हुए हैं कि वो ये सोच भी नहीं रहे हैं, आज की रैली से खुश हो गए हैं बस। लेकिन अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो अब बड़ा सवाल ये, कहां करनी चाहिए खरीदारी, कौन से सेक्टर्स के ऊपर लगाना चाहिए इस समय, रडार पे कौन से सेक्टर्स को लगाना चाहिए और किन सेक्टर्स से फिलहाल अभी दूरी बना करके रखनी चाहिए? ओके, तो सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विद जो मेरे सबसे फेवरेट सेक्टर्स हैं। आई लव मेटल्स। मेटल्स हैव बीन परफॉर्मिंग वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेक्टर। अगर आज भी आप देखेंगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 7-8% नीचे होगा, बट मेटल्स अपने ऑल टाइम हाई से बस आई थिंक 2 या 3 दिन ही दूर है। So overall metals are one of the most amazing performance sector specific. I like metals a lot. और इसमें भी अगर आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर, जनरली क्या परसेप्शन होता है कि जब एक वॉर शुरू होती है तब गोल्ड और सिल्वर इज द बेस्ट बेट। पूरी दुनिया गोल्ड और सिल्वर को एक सेफ हेवन की तरह देखती है और गोल्ड और सिल्वर में अपना पैसा डाल देती है। और इस बार क्या हुआ, जैसे ही वॉर शुरू हुई गोल्ड और सिल्वर में एक मैसिव करेक्शन आ गया। तो लोगों को क्या लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर ने बिकॉज लास्ट 2-3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एक गुड न्यूज जो आई जिसपे गोल्ड और सिल्वर को एक बहुत अच्छा मूव देना चाहिए था, उस पे सेलिंग आ गई और प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सो एवरीबडी थिंक दैट पीपल आर आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज द रीजन बिहाइंड दिस वाज कि जब दुनिया में ऑयल स्पाइक करता है, एक ऑयल इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर एवरी इंडस्ट्री आउट देयर। जब ऑयल स्पाइक करता है तो इन्फ्लेशन स्पाइक करता है। जब इन्फ्लेशन स्पाइक करता है तो सारी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स रेट कट करने की बदले रेट बढ़ाने की तरफ जाती है, क्योंकि उनको उनके देश का इन्फ्लेशन कंट्रोल में। एंड बिकॉज ऑफ द रेट हाइक एक्सपेक्टेशन, रेट हाइक हुआ नहीं, बस एक एक्सपेक्टेशन है कि रेट हाइक हो सकता है, उस एक्सपेक्टेशन में गोल्ड और सिल्वर में मैसिव सेल ऑफ हो गया। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अमेरिका इज सिटिंग ऑन $39 ट्रिलियन ऑफ डेट। डॉलर भले शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रांग हो जाए, बट ओवरऑल डॉलर का ट्रेंड इज वीक ओनली। जो $110 से $98 की तरफ डॉलर इंडेक्स आ चुका है। सो ओवरऑल आई थिंक कि जैसे ही वॉर खत्म होगा, लोग रियलाइज करेंगे कि अमेरिका कितना खिंच चुका है वॉर के अंदर। एक तो उनके लोन्स आर 39 ट्रिलियन, वे अबव देयर जीडीपी, प्लस वो लोग नॉन स्टॉप पैसा छाप रहे टू फंड द वॉर। So overall, I think gold and silver should perform amazing after the war ends, because people will realize how stretched US is. So gold, silver, and metals will do amazing. I think banks, जो आज आपने देखा, right? Bank Nifty was the massive outperform. So I think banks are going to do really well in that. Banks, I mean, overall banks and NBFCs दोनों ही काफी अच्छा करेंगे यहाँ से। Banks में I think specifically PSU banks should do very well, because PSU bank pocket still has value. बट इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक यू हैव टू बाय द स्टॉक्स दैट आर फंडामेंटली ग्रेट। स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज लाइक पीएसबी, पीएनबी, आईओबी, जिनकी बुक्स में अभी भी प्रॉब्लम्स है। लुक फॉर गुड बैंक्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टफ। इसको छोड़ के आप प्राइवेट बैंक्स में जो स्मॉल कैप बैंक्स है या एनबीएफसी है विच आर डूइंग ग्रेट, आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों, दीज आर द सेक्टर्स दैट आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉर, अगले 2-3 साल के लिए आपको काफी अच्छा रिटर्न्स देने ही वाले। बट बिकॉज ऑफ वॉर जिन पॉकेट्स में काफी अच्छा डिस्काउंट मिला है, फॉर एग्जांपल एविएशन। एविएशन के अंदर जो आपका एरो टर्बाइन फ्यूल है, दैट इज 30 to 40% ऑफ योर एविएशन एक फ्लाइट का ऑपरेटिंग कॉस्ट। एरो टर्बाइन फ्यूल अभी आई थिंक 8.5% से हाइक हुआ है ये महीने में। आई थिंक 1,04,000 रुपया पर किलो टन चल रहा है अभी, विच इज 8.5% अबव द प्रीवियस मंथ। सो ओवरऑल एरोप्लेन, दिस एयरक्राफ्ट कंपनीज हैव टेकन अ बिग हिट। इंडिगो, स्पाइसजेट ने आज काफी अच्छी रिकवरी दी है। सो जिन पॉकेट्स में क्रूड ऑयल, जिनका एक मेन रॉ इंग्रेडिएंट था, उनके वजह से उन पॉकेट्स में काफी अच्छी डिप्स आई। एंड आई थिंक वेयर देयर इज रियली वैल्यू अवेलेबल, वो बिजनेसेस काफी अच्छे से वैल्यूड है। लाइक इंडिगो इज अमेजिंगली वैल्यूड, बट प्रॉब्लम है कि एक क्रूड ऑयल के स्पाइक की वजह से वहां पे आपको एक बहुत अच्छी डिप आते हुए दिखी है। सो आई थिंक दीज कंपनीज शुड डू रियली वेल। ऑटोज एंड रियलिटी, ये दोनों आर रियली वेरी डिपेंडेंट ऑन रेट हाइक्स, क्योंकि दीज ऑटोज एंड रियलिटी ये लोन पे चलते हैं, तो जितना सस्ता रेट है उतना बेटर आई थिंक इट इज फॉर देम। सो अभी देयर वाज अ होप के आरबीआई और फेड प्रोबेबली रेट कट करना बंद कर देंगे और रेट हाइक करेंगे, जिसके वजह से इनके अंदर काफी आपको सेल ऑफ आते हुए दिखा है। आई थिंक ऑटोज एंड रियल एस्टेट इंडेक्स to do really well, because अब आरबीआई रेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, रुक चुका है। अब यहाँ से अगर वो रेट कट करता है तो इनके अंदर एक रैली रिज्यूम होगी, बिकॉज मार्च महीने के आपने अगर ऑटो के नंबर्स देखे, दे आर फैंटास्टिक। द ग्रोथ इज, टू व्हीलर का ग्रोथ इज ग्रेटर देन द फोर व्हीलर। सो आई थिंक
ऑटोज, रियल एस्टेट शुड डू रियली वेल बिकॉज दे आर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, तो ये काफी अच्छा कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कंपनीज जो मैंने आपको बोला, जो ट्रैवल कंपनीज है, दे शुड ओपन अप, जहाँ पे काफी बड़ा डिप आ चुका है। आई ऑल्सो थिंक कि जो ये आपके कंपनीज लाइक Domino's, I can't just name the stocks and stuff, but जो Domino's वगैरह के parent companies हैं, they have also taken a big hit considering कि gas की shortages है, this that. All those companies that are dependent on gas and crude, जिनके अंदर आपको एक बड़ा sell off आते हुए दिखा है, they are very good buys. So I think these are the sectors that should broadly do सबके well. ऊपर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं सर, कहां से दूरी बनाए वाला सवाल आपने इग्नोर कर दिया मेरा। I think IT is one of the sectors that you should be really away from. FMCG, FMCG का जो रोल था आपको पूरे वॉर के टाइम पे बचा के रखे, वो रोल खत्म हो चुका है, वॉर खत्म हो चुकी है। आई थिंक देयर आर बेटर पॉकेट्स अवेलेबल। इंश्योरेंस कंपनी से आप दूर रहिए, इनके अंदर छोटी मोटी जो डिप आई है, वो छोटी मोटी डिप वापस दिल बी बॉट बैक, वो 7-8-9-10% CAGR वाले। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारे सेक्टर्स में वैल्यू अवेलेबल है, और अच्छे स्टॉक भी पिटे हुए, बुरे स्टॉक भी पिटे हुए। The only thing that you have to do is you have to find the companies जिनका मैनेजमेंट ठीक है, जिनको ग्रोथ दिख रही है, जिनके सेक्टर में टेलविंड है, हेडविंड नहीं है, एंड you have to look for stocks. Yeah, and you have to look for stocks that also I would say are not really dependent too much on crude oil, क्योंकि कल जाके अगर वॉर शुरू हो जाती है फिर से, तो then it will enter into a big problem. ओके, सो कुल मिलाकर के ऑप्टिमिज्म तो है बाजार में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी जरूरत है, थोड़ा सा सेंसिटिवली बाजार को एनालाइज करने की भी जरूरत है। अब फिलहाल इस बाजार का मूवमेंट कैसा होता है ये समझने की जरूरत होगी, और आगे लॉन्ग टर्म में बाजार का क्या इंपैक्ट हो सकता है ये भी देखने की जरूरत है। इसलिए भारतीय बाजार हमेशा की तरह हम आपसे फिर कह रहे हैं कि वॉलेटाइल काफी ज्यादा है। भले ही इस समय चीजें ठीक होती नजर आ रही हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा ये ना हमें पता है ना आपको पता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाजार को पता है कि कहां डिस्काउंट होना है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को लेना है। इसलिए अगर आप बाजार में निवेश करने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना ये फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा। बाजार के ऊपर थोड़ा कॉशियसली निवेश करें और थोड़ा सोच समझ के अपनी पूंजी लगाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।